आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, अनुप्रयोग किसका? गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम यह बोलता है कि जो फ्लक्स किसी सरफेस एस से कोई क्लोज सरफेस एस है, यदि चार्ज उसके अंदर कोई क्यू है, तो टोटल जो नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस दैट इज डिनोटेड बाय द फाई एस, दिस इज नोन द फ्लक्स रिलेटेड टू द सरफेस। ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ द एयर और द वैक्यूम, और किसी मीडियम पर है तो वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसी तरह से चूंकि इंटेंसिटी जो है दैट इज द फ्लक्स फॉर यूनिट एरिया, सो टोटल एरिया पर ds पर कितना फ्लक्स होगा? दिस, इसलिए टोटल किसी एरिया s पर फ्लक्स हो जाएगा दिस। इस तरह से यदि मैं दोनों को रिलेशन में लूं तो दोनों रिलेशन ये हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का रिलेशन ये भी है, फ्लक्स का रिलेशन ये भी है, इसलिए टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dA या ds भी कर सकते हो, जो चाहो तुम ये कर सकते हो, यहाँ डॉट जरूर लगाना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन एप्सिलॉन इन केस ऑफ द एनी मीडिया। चार्ज सिलेंडर, सिलेंडर की कुछ प्रॉपर्टीज मैं तुमको यहाँ पर बता दूं कि सपोज सिलेंडर, कोई हमारे पास सिलेंडर है, इसकी एक्सिस लाइक दिस, वाई वाई डैश, इसका रेडियस है r और टोटल लेंथ इसकी है l। तो ये वाली एरिया क्रॉस, ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और ये लेंथ है ये, इसलिए इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, लंबाई। एरिया है हमारी पाई r स्क्वायर इंटू लेंथ है l, सो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है दिस। उसी तरह से एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया ये है कि ये सरकमफेरेंस परिधि, ये परिधि हो जाएगी 2 पाई r इंटू लेंथ, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू सरकमफेरेंस इंटू लेंथ, सरकमफेरेंस है 2 पाई r l, तो टोटल एरिया जो होगा वो होगा 2 पाई r l। इन बेसिक फार्मूलास का हम यहाँ पर यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। ये जो सिलेंडर है ये दो तरह का हो सकता है, चालक, कंडक्टिंग, चालक और नॉन कंडक्टिंग, कुचालक। और ये दोनों चालक और कुचालक दोनों दो तरह से हो सकते हैं, एक तो है होलो, खोखला, और दूसरा सॉलिड, ठोस। तो हमारे पास कंडीशन हो गई, सिलेंडर यदि कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में भी होलो है या सॉलिड है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग में होलो है या सॉलिड है। अब एक प्रॉपर्टी मैं दिखाता हूं तुमको, प्रॉपर्टी क्या है। यदि कोई भी मटेरियल, ये चालक है, कंडक्टिंग है, तो चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे ये देखो मैंने ये ले लिया, सिलिंड्रिकल ले लिया, जो भी लिया, यदि ये कंडक्टिंग है, चालक है, तो कोई भी चार्ज जब हम इसको देंगे तो ये उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे वो होलो हो या सॉलिड हो। याद रखना, यदि ये सॉलिड भी होगा, इस तरह से यदि ये सॉलिड भी होगा तो भी चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पर। तो प्रॉपर्टी क्या है? इफ द मटेरियल इज द कंडक्टिंग, यदि पदार्थ जो है चालक है तो टोटल चार्ज जो है उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि सॉलिड भी है, इस तरह से यदि वो सॉलिड भी है
जैसे यहां बताया हूं, तो ये पूरे बीच में चार्ज नहीं आएगा, चार्ज दोनों कंडीशन में कहा जाएगा, सरफेस पर जाएगा। नॉन कंडक्टिंग केस में कुछ अलग में क्या होगा बेटा, कि जब हम इसको कोई चार्ज देंगे तो नॉन कंडक्टिंग केस में ये पूरे सॉलिड यदि है तो ये चार्ज जो है अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यदि ये कंडक्टिंग है तो चाहे वो सॉलिड हो या होलो हो, चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पर, इस तरह से। लेकिन यदि वो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग यदि होलो है तो फिर चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा। लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग में वो सॉलिड है, जैसे इस केस में, तो चार्ज अंदर होगा। तो हमको ये अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग पॉइंट्स पर चार्ज अलग अलग मिलेंगे, जैसे क्यू डैश, क्यू डबल डैश, क्यू ट्रिपल डैश। तो नॉन कंडक्टिंग केस में और सॉलिड के केस में क्या है, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड के केस में ही हमको इनसाइड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज सबका सेम रहेगा। सिलेंडर ले रहा हूं बेटा, कंडक्टिंग ले रहा हूं और होलो ले रहा हूं। ये प्रॉपर्टी क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है, कंडक्टिंग मटेरियल है, चालक पदार्थ है, और खोखला खोखला। इसकी वजह से तीन पोजीशन आएगी। सपोज मैंने यहां एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ये इसकी एक्सेस है वाई डैश, इसका रेडियस हम कैपिटल आर आर ले रहे हैं, इसकी लेंथ है एल। ये सिलेंडर शेप है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है और होलो है, ठोस नहीं है, खोखला है। अब पोजीशन क्या आ सकती है कि जिस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये इंटेंसिटी मैं किसको यूज करके करूंगा, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम किसके लिए है, फ्लक्स के लिए है। और गॉस का थ्योरम ये बताता है कि यदि चार्ज क्यू है तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन जीरो नॉट। और हमारी इंटेंसिटी की डेफिनेशन से जो सरफेस पर है, ये दैट इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द ई। मतलब यहां पर तुमको एक सरफेस कंसीडर करना पड़ता है। उससे पहले मैं बता दूं कि सपोज ये पॉइंट मैं इसके बाहर ले सकता हूं, ऑन द सरफेस ले सकता हूं, या इनसाइड द सिलेंडर ले सकता हूं। तो तीन पोजीशन हो गई, आउटसाइड वाली पोजीशन, ऑन द सरफेस वाली पोजीशन, और इनसाइड वाली पोजीशन। सपोज मैंने ये लिया, दोनों को इक्वेट किया, और गॉस के थ्योरम से ये है दिस ई चूंकि कांस्टेंट होगी इसलिए ये बाहर आ गया, दैट इज द क्यू इप्सिलॉन जीरो। और यहां पर ये है टोटल सरफेस, ये टोटल सरफेस, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। मतलब हमको एक सरफेस की जरूरत है, क्लोज्ड या ओपन सरफेस चाहिए। और दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, चार्ज। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको सरफेस एरिया, क्योंकि हमको ये चाहिए रहता है, इसलिए हमको सरफेस एरिया की जरूरत होती है, और दूसरा चार्ज की जरूरत होती है। जैसे हमने रखा, हम इस फार्मूले पे उस चीज को रखकर हम पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज मैंने ये सरफेस एरिया, सपोज ये है, ये हमारा गॉस का थ्योरम मैंने अप्लाई किया, इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एस इप्सिलॉन जीरो। दैट इज द जनरल जनरल मेथड है इसका। कि सपोज मुझे यहाँ पर ये सिलेंडर है मेरा, जिसकी एक्सिस है लाइक दिस वाई डैश, ये आर, ये लेंथ। ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम जो है अभी मैंने निकाल कर बताया था, वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, और एरिया, टोटल एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एल। ये दोनों फार्मूले हमारे यहाँ पर यूज होंगे। तीसरी चीज ये है कि यदि इनसाइड मुझे लेना है, आउटसाइड लेना है, उस पॉइंट को पी को मैंने आउटसाइड इस तरह से लिया है, तो अब इस पॉइंट को ही मैं रेडियस लेकर आर डिस्टेंस पर यदि है एक्सिस से, किसी भी सिलेंडर से डिस्टेंस कहां से लेते हैं, एक्सिस से, और एक्सिस से डिस्टेंस यदि हमारा आर है, तो इस आर को ही रेडियस मानते हुए
मैं एक सरफेस लूंगा और ये सरफेस जो है एक सिलिंड्रिकल के फॉर्म में ही आएगा इस तरह से। और अब ये जो सिलिंड्रिकल आया जिसका रेडियस कितना है r, इसका टोटल जो सरफेस होगा, टोटल सरफेस होगा, ये गॉसियन सरफेस कहलाता है। इस केस में मैंने ये एक सिलेंडर लिया था, r और ये l। इस सिलेंडर से मुझे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं गॉसियन थ्योरम यूज करने के लिए मैं यहां पर एक इमेजनरी, इसी को रेडियस मानते हुए मैं एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। ठीक, और अब ये जो सिलेंडर होगा इसका टोटल 3 सरफेसेस हुए। एक सरफेस ये ऊपर का हुआ, दूसरा सरफेस ये नीचे का हुआ, और तीसरा सरफेस जो है ये बाहर का है। तो ये गॉसियन सरफेस जो होगा, ये टोटल सरफेस एस, 3 सरफेसेस का सम होगा, सरफेस S1, S2 और S3। देखो सरफेस S1 ये वाला हो गया ऊपर का, ये देखो क्रॉस सेक्शन ये वाला ऊपर का, S2 ये आपका नीचे का, और लास्ट S3 ये टोटल सर चारों ओर का इस तरह से राउंड शेप में, ये हो गया S3। अतः टोटल सरफेस हमारे हो गए। इसलिए गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स, इमेजिनरी है ये, गॉसियन सरफेस पर हम ले रहे हैं, ये हो जाएगा लाइक दिस, टोटल गॉसियन इज इक्वल टू पहले वाले पर, पहले सरफेस पर, फिर दूसरे सरफेस पर, और फिर ये तीसरे सरफेस पर। अब ध्यान देना, ये मेरा सिलेंडर था और इस पर चार्ज सपोज हमने क्या दिया Q, और गॉसियन सरफेस हमारा r डिस्टेंस पर ये हमने कंसीडर किया जो भी एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ही होगा। अब ये वाला सरफेस जो है ऊपर का है वो S1, नीचे का ये सरफेस है S2 और ये सरफेस है S3। यहां से जब ये 4 सिलेंडर आएगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है चारों तरफ इस तरह से बाहर निकलेंगी। तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन पे नहीं है और इस डायरेक्शन पर भी ई नहीं है, केवल ई कौन से डायरेक्शन में है, चारों तरफ इस तरह से। मतलब ई जो है S1 पर नहीं है, S2 पर नहीं है। इस सरफेस का डायरेक्शन यदि मैं लूं S1 का डायरेक्शन, तो S1 का डायरेक्शन है दिस, और ई का डायरेक्शन है दिस। मतलब इन दोनों के बीच में, इस सरफेस और ई के बीच का एंगल φ/2। उसी तरह से देखो ये सरफेस, इसका डायरेक्शन है ये, और ई का डायरेक्शन है ये वाला नीचे वाला सरफेस को ऊपर इस तरफ जाएगा डायरेक्शन। इनके बीच का एंगल भी कितना है φ/2। लेकिन थर्ड जो सरफेस है ये बाहर वाला इलाका है पूरा, ये देखो ये, और इसके जो सरफेस का डायरेक्शन भी कितना आएगा S3 का यही, और ई का डायरेक्शन भी क्या आएगा यही। इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब जो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 जो हमने लिया था, और इस पर जो हमारा गॉसियन के हिसाब से जो फ्लक्स था, ये वाली वैल्यूज, ये G1 ये है E डॉट डी एस, ये हो जाएगा, इसको एक्सपांड करेंगे G1 पर E डी एस कॉस थीटा, और इसके लिए है ना, देखो ये तीनों थे, इसके लिए ये वैल्यूज हो जाएगी कितने पर है, S1 किधर है, ये
और ई का डायरेक्शन क्या है दिस, सो ds cos 90, cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है 0, इसलिए 0। तो देखो इस डायरेक्शन में हमारा जो फ्लक्स है वो भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो कि S1 जो ऊपर गॉसियन सरफेस का हमारा जो सरफेस S1 है, इसमें से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस पास भी नहीं हो रही है। जब कोई इलेक्ट्रिक लाइंस किधर पास हो रही है, इस तरह, चारों तरफ। तो इस तरह इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ही नहीं है, तो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी ये क्या बता रहा है इसका 0। S2 ये है और ई का डायरेक्शन ये था, इनके बीच का एंगल φ/2, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू G2 ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू G2 ई डी एस कॉस φ/2। इसकी वैल्यूज आई 0, इसलिए फ्लक्स भी हमारा क्या हो गया 0। तो ये फ्लक्स भी हमारा हुआ 0 और ये फ्लक्स भी हमारा हो गया इज इक्वल टू 0। थर्ड जो है G3 पर ई डी एस कॉस थीटा, ये G3 कौन सा सरफेस है, ये वाला, और ये दोनों पर डायरेक्शन इनका एक ही आ रहा है दोनों का, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना है 0। इसलिए अब ये G3 ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और इसलिए ये हो जाएगा GS ई डी एस। क्योंकि ये गॉसियन सरफेस जो हमने लिया था ये एक्सिस से r डिस्टेंस पर था, तो चारों तरफ ये डिस्टेंस r ही है, इसलिए इस पूरे सरफेस पर G पर E की वैल्यूज कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी, 1/4πε0 Q/r², क्योंकि r कांस्टेंट है सभी के लिए। तो चारों तरफ मैं जाऊं तो E, तो यहां पर E जो है एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, इसलिए हमने इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर दिया। और ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है ये टोटल इसके सरफेस एरिया को बतलाएगा, और ये सरफेस एरिया इसका कितना हो गया, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी बेटा 2πr_l। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आया, E इंटू 2πr_l। अब हम इस पर गॉस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस का थ्योरम ये है कि यदि ये सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, इसका यदि चार्ज की डेंसिटी, घनत्व, मैंने यूनिट लेंथ पर कितना लिया लेमडा, क्योंकि सिलेंडर पे क्या होता है लेंथ, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर होगा, लेंथ पर ही होगा। इसलिए चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व एकांक लंबाई का आवेश, एकांक लंबाई का आवेश, यदि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है लेमडा, इसलिए टोटल चार्ज इस पर कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है L, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है लेमडा, इसलिए टोटल चार्ज हो जाएगा लेमडा L। और अब गॉस का थ्योरम ये कहता है कि जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज का इप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है, इसलिए अब Q की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये वाली वैल्यूज, इसलिए गॉस थ्योरम से ये हो जाएगा लेमडा L इप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था गॉसियन सरफेस मानकर इंटेंसिटी के बेस पर, तो वही फ्लक्स हमारा निकला था 2πrl इंटू ई, और यहां से हमने अभी जो यूनिट लेंथ पर हमने एज्यूम किया, और एज्यूम करने के बाद ये निकला ये, तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम चीज है, इसलिए आपस में इक्वेट हो जाएगा 2πrl इंटू ई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए जो ई का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज द 1/2πε0 नॉट, एल एल गया, लेमडा अपॉन आर। ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी का। तो चार सिलेंडर के लिए
बाहर पर जो इंटेंसिटी होती है 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा अपान आर, मतलब ये इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई किसके, आर की। ठीक, तो ये आउटसाइड के लिए है। अब मैंने तुमको कहा था कि ये सिलेंडर जो है या तो कंडक्टिंग हो सकता है, यदि ये कंडक्टिंग है तो भी आर डिस्टेंस पर तुम्हारा इंटेंसिटी आएगी यही। यदि ये नॉन कंडक्टिंग है तो भी चार्ज यदि है तो भी फार्मूला आएगा यही, तरीका वही होगा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए। यदि ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में होलो है तो भी यही आएगा, और यदि ये सॉलिड है तो भी यही आएगा। मतलब ये कंडक्टिंग में होलो है, खोखला है या सॉलिड है तो भी फार्मूला कितना आया, 1/2πε0 लेमडा अपान आर। यदि ये नॉन कंडक्टिंग है तो यदि होलो है तो भी फार्मूला वही आएगा 1/4πε0 लेमडा अपान आर नॉट। लेकिन क्यों, इसका कारण क्या है कि यदि ये कंडक्टिंग है और यदि वो होलो है या सॉलिड है, डैश नॉट डिपेंड। यदि वो कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर ही। ठीक, तो उस कंडीशन में बाहर पर हमारा कंडक्टिंग के लिए होलो, सॉलिड के लिए दोनों के लिए एक, नॉन कंडक्टिंग के लिए होलो के लिए यही आएगा। लेकिन ये यदि सॉलिड है तो हमारा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा यहाँ पर, जो हम अभी आगे देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये थी कि ये जो पॉइंट पी है वो इसके सरफेस पर है। अभी तो हमने आउटसाइड लिया था आर डिस्टेंस पर, तो यदि ये सरफेस पर आ जाएगा, ये इसके सरफेस पर आ जाएगा, यहां मैं क्लियर बना देता हूं। ये था, ये आर डिस्टेंस पर था पॉइंट पी। यदि ये पॉइंट पी इसके सरफेस पर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आर, इसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर। तो अब ये आर जो है किसके बराबर है, इसके रेडियस के बराबर। तो इस फार्मूले पर जो हमने अभी तक डिराइव किया है, केवल हम स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो अब हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी ऑन द सरफेस 2πε0 आर। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट आर है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। और इस कंडीशन में सभी के लिए, जो पहले मैंने केस बताया था, कंडक्टिंग के लिए होलो, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग के लिए होलो या सॉलिड, दोनों के लिए सरफेस पर, जो सेकंड कंडीशन थी, सरफेस पर फार्मूला आएगा 1/2πε0 लेमडा अपन आर, ये कांस्टेंट। थर्ड जो पोजीशन है, इनसाइड द सिलेंडर, यदि इस सिलेंडर के अंदर हम जाएं, ये हमारा था टोटल, ये हमारा आर था, ये हमारी लेंथ थी एल। यदि इसके अंदर आर डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट पी लिया है जहां पर मुझे ई फाइंड आउट करना है, तो मैंने बतलाया था यदि वो कंडक्टिंग है तो चाहे वो सॉलिड हो, ठोस हो या होलो हो, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पर। सरफेस, तो अभी जो चार्ज इस पर जो क्यू यदि है तो वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पर। लेकिन अंदर चार्ज क्या है ही नहीं। कौन सी कंडीशन में, कंडक्टिंग केस में, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, चार्ज अंदर नहीं है। तो हमारा जो जनरल फार्मूला था, तो जो फ्लक्स हमारा जो कैलकुलेशन किए थे हमने सरफेस पर, वो हमने किया था ई डॉट डी एस, और इसकी वैल्यूज आई थी ई इंटू 2πr_l ये। और अब जो गॉस का थ्योरम है Q/ε0, चूंकि ये अंदर में Q क्या है, 0, इसलिए हो गया 0 ε0, इसलिए टोटल फ्लक्स जो होगा 0। जब हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे इज इक्वल टू 0, इसलिए इंटेंसिटी हमारी क्या मिली, 0।
मतलब यदि वो कंडक्टिंग मटेरियल है तो चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो, अंदर में चार्ज क्या मिलेगा हमको? जीरो। 3 कंडीशन है। आउटसाइड, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है 1/2πε0 λ/r। सेकेंड था सरफेस पर, ऑन द सरफेस, इस पर 1/2πε0 λ/r, जबकि डिस्टेंस r सिलेंडर के रेडियस के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यूज है, टोटल कांस्टेंट वैल्यू है। और अभी कंडक्टिंग के लिए इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सरफेस या सिलेंडर, E इज इक्वल टू मेरा आया 0। ये कंडीशन है। मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा इसी के सामने। ये मैंने सिलेंडर लिया, ये इसकी एक्सिस है, और इसी एक्सिस से ही हम डिस्टेंस लेते हैं। इधर हमारा r है और इधर हमारा इंटेंसिटी है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है और यहां पर इंटेंसिटी ली है। इसके बाहर देखो बेटा, ये वाला एरिया देखो, यहां से बाहर ये आउटसाइड है। यहां तक ये डिस्टेंस जो है, यहां से यहां r1, r1 इज इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि ये रेडियस है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का, ये R के बराबर आएगा। ठीक, मतलब यहां जो पॉइंट है R इज इक्वल टू R, और यहां पर ये वाला, इस पर R ग्रेटर देन रेडियस, और इसके अंदर R स्मॉलर देन रेडियस। पहले वाले इस रीजन पे, फर्स्ट रीजन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है देश? मतलब ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब R की वैल्यूज जैसे जैसे, सपोज ये मैं चला R पर, किसी वैल्यूज पर हूं, तो मैं R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए R जैसे जैसे कम हो रहा है, R जैसे जैसे कम हो रहा है, R जैसे जैसे कम हो रहा है, E तुम्हारा बढ़ते जा रहा है। तो ये वाला जो फार्मूला जो लगा, ये वाला कर्व जो है 1/2πε0 λ/r पर है। जैसे यहां पर पहुंचा, E की वैल्यूज मैक्सिमम हो गई, ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यूज हो गई, और इस जगह पर E की वैल्यूज हो जाएगी दिस, और यहां पर ये मान आ जाएगा तुम्हारा 1/2πε0 λ/r। और जैसे ही इसके अंदर गए, ये सडन ड्रॉप करेगा और सेंटर तक पूरा ये क्या रहेगा? 0। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या है? 0। ये तुम्हारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया इसका। कई बार क्वेश्चन में यह बोलता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, ये तीनों कंडीशन के लिए है। किसके लिए? कंडक्टिंग के लिए। बाहर वाली पोजीशन नॉन कंडक्टिंग के लिए भी, चाहे वो सॉलिड है चाहे होलो है, सेम आएगा। ये दोनों फार्मूले उसके लिए सेम लगेंगे, ये और ये दोनों सेम रहेगा सभी कंडीशन के लिए। लेकिन इनसाइड द सरफेस पर कंडक्टिंग के लिए E0 आएगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग के लिए E इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ये हमको अभी कैलकुलेट करना है। ये हमने लिया, ये इसकी एक्सिस है, और ये हमारा इसका रेडियस था, और ये इसकी लेंथ थी। हमने पॉइंट को जो है इसके अंदर लिया है, और ये कितने डिस्टेंस पर है? R। ठीक, तो ये L लंबाई का R को रेडियस लेते हुए, R को रेडियस लेते हुए हम अंदर पर ही एक सिलेंडर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मतलब वो हो गया ऐसा। एक्सिस दोनों की सेम है, पर इसका रेडियस क्या है? R। यदि ये कंडक्टिंग था
तब तो चार्ज अंदर था ही नहीं, चार्ज जीरो था, इसलिए इंटेंसिटी भी हमारी क्या आई थी, जीरो। लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज जो है इस पूरे सिलेंडर जो कि आर रेडियस का था, इस पूरे पर यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसलिए इस जगह पर जो चार्ज है, इस सिलेंडर पर चार्ज क्यू डैश मुझे कैलकुलेट करना, तब मैं गॉस की थ्योरम की जगह फाई एस अब मेरा आ जाएगा क्यू डैश अपान इप्सिलॉन नॉट। मतलब मुझे ये अंदर जो मैंने गॉसियन सिलेंडर लिया है, इस गॉसियन सिलेंडर पर मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। फार्मूला से हमारा हमने जो कैलकुलेट किया था अभी तक, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ये है 2 पाई आर एल इंटू ई, ये तो है। लेकिन अब गॉसेस थ्योरम मेरा अप्लाई होगा दिस क्यू डैश, क्यू डैश यहाँ अंदर है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा सिलेंडर मैंने लिया था जिसका रेडियस था आर, टोटल लेंथ मेरा होगा एल, और इसका टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। लेकिन यदि मैं यूनिट लेंथ की वॉल्यूम बोलूं तो एल इज इक्वल टू 1 मैं रखूंगा, तो यूनिट लेंथ का वॉल्यूम हो जाएगा दिस। यदि मैं इसके यूनिट लेंथ पर चार्ज मानू लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो अब यूनिट लेंथ की पर चार्ज कितना है लेमडा, यूनिट लेंथ का वॉल्यूम कितना है फाई आर स्क्वायर, या यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज आ गया चार्ज डेंसिटी लेमडा पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना, लेमडा जो है यूनिट लेंथ पर चार्ज मैंने लिया है, क्योंकि सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एल, और यूनिट लेंथ के लिए मतलब एल को मैंने 1 लिया। जैसे एल मैंने 1 लिया इस फार्मूले से, अब यूनिट लेंथ के का वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि टोटल चार्ज डेंसिटी मुझे निकालना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज इतना था, यूनिट लेंथ का टोटल वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर, इसलिए इस पूरे चार्ज डेंसिटी जो आएगा दैट इज द लेमडा पाई आर स्क्वायर। ये जो पूरा वॉल्यूम था हमारा, हाँ, इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। यूनिट लेंथ के लिए अभी मैंने वैल्यूज निकाली, लेमडा अपन टोटल वॉल्यूम का मैं भाग दूंगा। अब मैं टोटल चार्ज इज इक्वल टू, इसकी जगह है लेमडा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर एल, एंड इट विल बी द लेमडा आर स्क्वायर, पाई पाई यहाँ से कटा, ठीक है, एल आर स्क्वायर। ठीक, इसलिए गॉसेस से अब मेरा फ्लक्स हो जाएगा क्यू डैश इप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की वैल्यूज अभी आर स्क्वायर एल, आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। इसलिए दोनों को अप्लाई किया मैंने, इसकी वैल्यूज थी ई इंटू 2 पाई आर एल, और अभी गॉस का थ्योरम से ये हमारा रेस्ट निकला लेमडा आर स्क्वायर एल अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। और E इज इक्वल टू आया 1/2 पाई नॉट लेमडा, एक आर इधर कट गया, एल एल यहाँ कटा, यहाँ से आर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है,
आर स्क्वायर कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, तो ई प्रोपोर्शनल हो गया आर के। यदि सिलेंडर जो है नॉन कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग के साथ में यदि वो सॉलिड है, ठोस है, तो अब मेरा जो फॉर्मूला है, पहले वाले केस में यदि ये कंडक्टिंग था तो इनसाइड क्या हो जाता था, 0। लेकिन यदि ये नॉन कंडक्टिंग है तो ये 0 नहीं है, परंतु ये है 1/2πε0 लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर, या ई प्रोपोर्शनल है आर के। तो अब मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने लिया ई एक्सिस, ये मेरा आर, यहाँ मैंने सिलेंडर ले लिया है, इसके अंदर बाहर तो हमारा फार्मूला वही लग रहा है, इसलिए इसी तरह से जाएगा, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल है आर के, इसलिए आर जैसे जैसे कम होगा ई भी वैसे वैसे ही कम होगा। इसलिए कंडक्टिंग के केस में मेरा जो आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था, ये कम होता हुआ गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, और सडन यहाँ पर फॉल होकर वो कितना था, सेंटर तक में 0 था। ये देखो ये आ रहा है। लेकिन अभी इस केस में डिफरेंस ये है कि ये 0 नहीं है, ये प्रोपोर्शनली डाउन हो रहा है। ये कौन सी कंडीशन में, नॉन कंडक्टिंग केस में।